हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चला रही है, जिसमें दिसंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया जा रहा है। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया है। जो लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम से, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो पीडीएफ फाइल को लेकर के साथ में देखते जाएं, जिससे आपका करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक आप पढ़े उसको देख भी लिए, सुन भी लिए, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको ये बेनिफिट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का बिंदु है वो है आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट 2020-21 का। पहला वीडियो जो हम लोगों का था वो हमने देखा था उसमें आर्थिक परिदृश्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कर राजस्व। कर राजस्व सबसे पहली चीज कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा 29 जनवरी 2021 को ये जारी किया जाता है। सबसे पहली चीज तो कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में ये तैयार किया गया और पहली बार ये डिजिटली तैयार हुआ है। डिजिटली ये तैयार हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्यों कौन कौन से हैं। तो कर राजस्व की बात की जा रही है, जिसमें कि कुल व्यय जो है वो हमारा 30.42 लाख करोड़ रुपए ये हमारा कुल व्यय है, ठीक है। कुल व्यय कितना, 30.42 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का टोटल अगर हम बात करें तो 13.5% के बराबर है। ये 13.5% के बराबर है। आप इस आंकड़े पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, बस इतना ध्यान दीजिए कि कुल व्यय हमारा 30.42 लाख करोड़ रुपए है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो 20.21 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति से, और राजस्व के अलावा, राजस्व प्राप्ति के अलावा जितना बच रहा है वो पूंजीगत प्राप्ति से इसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। जब व्यय होगा तो कहीं ना कहीं से प्राप्ति तो की जाएगी ना, तो उसी प्राप्ति की बात की जा रही है कि कुल व्यय जो 30.42 लाख करोड़ रुपए है उसको कहां से, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए अब हम इसी में देखते हैं राजकोषीय घाटे के बारे में। राजकोषीय जो घाटा है हमारा वो 7.96 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 3.5% है। प्राथमिक घाटा ये हमारा 0.88 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 0.4% है, ठीक। इसी के साथ में अनुमानित जो सकल राजस्व प्राप्ति की बात की जा रही है वो 24.23 लाख करोड़ रुपए 2020-21 के बजट का ये आर्थिक समीक्षा किया गया है, उसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये जीडीपी का 10.8% है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। इसी में जो और भी हमें जानना चाहिए, जो देखना चाहिए, सकल राजस्व प्राप्ति की जो बात की जा रही है वो कितना, 24.23 लाख करोड़ रुपए। ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये 10.8% है, जिसमें से 55% यानी कि सकल राजस्व प्राप्ति का जो टोटल है ये अमाउंट, इसका 55% ये प्रत्यक्ष कर से, और बाकी बचा हुआ यानी कि 45% ये अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त किया जाएगा। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर, आयकर और निगम कर, ये दोनों शामिल होते हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें कौन कौन सा, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो सकल राजस्व प्राप्ति की जाएगी उसका 55% प्रत्यक्ष कर से और 45% अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त किया जाएगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व जो प्राप्ति होगी 3.85 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको हम देखें तो राजकोषीय घाटा भी इसी में हम बात कर लेते हैं। राजकोषीय जो घाटा है वो हमारा 7.96 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसी के साथ में देखिए
कि ये जीडीपी का 3.5% है, जिसमें से 0.11 लाख करोड़ रुपए ब्याज प्राप्तियों से और 2.15 लाख करोड़ रुपए ये अन्य प्राप्तियों से प्राप्त किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो कुल राजस्व प्राप्ति का गैर कर राजस्व प्राप्ति है वो राजकोषीय घाटा, और इधर आप ये देखिए ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम लोग केंद्र सरकार के व्यय की तरफ। अब व्यय कहाँ पे क्या होगा, कितना कितना होगा, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि 2020-21 में सरकार का जो कुल व्यय है वो है 30.42 लाख करोड़ रुपए। ये कुल व्यय की बात की जा रही है। इसी के साथ में ये पॉइंट देखिए ये एक्स्ट्रा जोड़ गया है, इसको अभी हम यहीं से हटा ही देते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इसको पहले तो हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद अब हम इस पे देखते हैं। ठीक है, कुल व्यय की बात हम लोगों ने कर ली जिसमें 30.42 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब इसी के साथ में जो राजस्व व्यय की जो प्रमुख मद है वो कौन कौन सी हैं, कितने कितने होंगे, कहां कहां से। ब्याज अनुदान सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे वेतन एवं भत्ते, तीसरे नंबर पे सब्सिडी, चौथे नंबर पे पेंशन, पांचवें नंबर पे रक्षा सेवा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो अनुदान है यानी कि राजस्व व्यय की प्रमुख मद है वो कहां कहां से होगा, ये इसमें हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं इसी के साथ में वैदेशिक क्षेत्रों के बारे में। तो वैदेशिक क्षेत्र में सबसे पहले हम बात कर ले निर्यात की। निर्यात की अगर बात करते हैं तो देश के जो वस्तुगत निर्यात 200.8 अरब डॉलर का ये था अनुमान अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में। कब से? अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक। ठीक है, 2020 तक कितना? 200.8 अरब डॉलर। पूर्व की समान अवधि की तुलना में ये 15.7% कम था। ठीक है, ये इतना ध्यान दीजिएगा, ये 15.7% कम हो गया। क्यों? सबसे मेन वजह कोरोना की वजह से हमारा निर्यात काफी प्रभावित होता है। भारत के जो वस्तुगत निर्यातों में प्रमुख उत्पादों का जो अंश है वो कितना कितना है? पेट्रोलियम उत्पाद है 8.8%, सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे औषधि फॉर्मुलेशन, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है लोहा एवं इस्पात, पांचवें नंबर पे है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपस्कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वैदेशिक क्षेत्र से निर्यात से संबंधित ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अपने निर्यात के बाद आयात के उत्पादों के अंश को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। इसमें क्या है? सबसे नंबर 1 पे देखिए पेट्रोलियम क्रूड है। ठीक, दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम पदार्थ है, तीसरे नंबर पे स्वर्ण है, चौथे नंबर पे टेलीकॉम उपकरण है और कोयला है पांचवें नंबर पे। तो ये आयातों में जो प्रमुख उत्पादों का अंश है आयात में, ये इंपोर्ट किया गया। ठीक है, ये इंपोर्ट किया गया। इसी के साथ में एक्सपोर्ट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, एक्सपोर्ट देख लिया है। अब चलते हैं अपने अगले वस्तुगत आयात व निर्यात के जो प्रमुख स्रोत हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, वस्तुगत आयातों में सबसे पहला किस किस देश से कहां से हम लोगों ने कितना % का आयात किया है उसकी बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे देखिए कि चाइना के साथ में हमने 17.7% का आयात किया है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, तीसरे नंबर पे है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, चौथे नंबर पे है हांगकांग, पांचवें नंबर पे है सऊदी अरब। ठीक है, इस तरीके से वस्तुगत आयातों के जो प्रमुख स्रोत हैं कौन कौन से देश से कितना कितना सामान आया हुआ है उसकी बात की गई है आयात की। ठीक है, अब इसी के साथ में आयात के साथ हम निर्यात भी देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका आयात, अब इसी के साथ निर्यात की बात हम कर लें, एक्सपोर्ट की बात कर लें। तो एक्सपोर्ट में अगर हम देखते हैं सबसे नंबर 1 पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है संयुक्त अरब अमीरात, चौथे नंबर पे है हांगकांग और पांचवें नंबर पे है सिंगापुर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, निर्यात हो रहा है। वहीं पर चाइना में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोगों ने चाइना से किया है। ठीक है, तो चाइना, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों को याद रखिएगा इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में
यूएसए, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि इसी को कंफ्यूजन करा दे या पूछ ले इस तरीके से कि जो है आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, तो इसको क्रम को आप याद रखिएगा, आयात और निर्यात। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात करें बाह्य ऋण और कृषि के बारे में। तो बाह्य ऋण सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाह्य ऋण जो है वो सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर जो बाह्य ऋण है वो है 5562 अरब डॉलर। 5562 अरब डॉलर, जो कि जीडीपी का 21.6% के बराबर है। भारत का विश्व में इसमें 23वें नंबर पे स्थान है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। सबसे नंबर 1 पे होने का मतलब सबसे ज्यादा ऋणी यूएसए है। ठीक है, कितना? 89 ट्रिलियन डॉलर टोटल की बात की जा रही है, जिसमें से लगभग 23.9% तो यूएसए ही ऋणी है। ठीक है, पूरे विश्व की बात की जा रही है, 89 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 89 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, तो इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत कितने नंबर पे है? भारत का स्थान है 23वां। ठीक है, 23वां स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर की देखिए, इसमें क्या बात की जा रही है? देश में अभी तक लगभग 54.6% लोग कृषि में संलग्न है। कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उस गतिविधियों में संलग्न है। कितने प्रतिशत लोग? 54.6% लोग। अब जीवीए में जो इसका योगदान है कृषि क्षेत्र का वो है 17.8%। कृषि क्षेत्र के जो विकास का जो दर है 3.4% है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप हर एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ठीक है, तो हमेशा जो पॉइंट जो हमेशा ज्वलंत रहे उससे संबंधित जितने भी बिंदु हो सबको आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के साथ में यानी कि प्राथमिक सेक्टर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद हम लोग तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा की भी बात करेंगे। तो आइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर हमें पता चल रहा है कि अप्रैल 2020 में -57% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अप्रैल 2020 में। वहीं पर नवंबर 2020 में यह संकुचित होकर के कितना हो जाता है? 1.9% तक हो जाता है, यानी कि कमी। अब ये एक तरीके से कहा जाए बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस में थे, अब यहाँ पे हम लोग 1.9% की केवल संकुचित दर देखी जा रही है। अब इसी के साथ में और उद्योगों के जो उप क्षेत्रों में विकास दर की जो बात की जा रही है वो देखिए, खनन में ठीक दूसरे नंबर पे है, विनिर्माण तीसरे नंबर पे। यहां पे नंबर के हिसाब से अगर देखें तो खनन नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका निर्माण क्षेत्र, तीसरे नंबर पे है आपका विनिर्माण क्षेत्र और चौथे नंबर पे है आपका ये विद्युत गैस जलापूर्ति क्षेत्र। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे वो -12.6% है, यानी कि नंबर 1 तो यही हो गया। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 1। ठीक, सेकंड नंबर पे है आपका खनन वाला सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है विनिर्माण। ठीक, चौथे नंबर पे है आपका कौन सा? विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उद्योगों के उप क्षेत्रों की विकास दर की भी हम लोगों ने बात कर ली। अब देखते हैं इसी में सर्विस सेक्टर के बारे में। तो सर्विस सेक्टर में भारत में जो 2019-20 की तुलना में 2020-21 में सर्विस सेक्टर में अगर बात करें तो 8.8% का संकुचन का अनुमान किया गया है। सकल मूल्य वर्धन में 8.8% का यह अनुमान लगाया गया है। तो अब हम लोग अपने अगले बिंदु पर यानी कि केंद्रीय बजट 2021-22 का जो है उस पे भी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय बजट जैसा कि पहले ही बताया गया कि 2021-22 के लिए केंद्र सरकार का जो बजट है वो किसने पेश किया? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। कब पेश किया? 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये भी मोदी सरकार का 8वां बजट है। 8वां यानी कि दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट। इस तरीके से टोटल 8 बजट हो जाते हैं। पहले कार्यकाल में 5, दूसरे कार्यकाल में ये तीसरा, तो टोटल हो गया 8। तो 8वें बजट में ये भी डिजिटली इसको पेश किया गया। ठीक है, अब हम इसमें 6 बिंदुओं की बात की गई उसको भी देख लेते हैं। अब इन 6 बिंदुओं में सबसे पहला जो है वो कौन कौन सा है? स्वास्थ्य एवं कल्याण,
स्वास्थ्य एवं कल्याण। दूसरे नंबर पे है भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। तीसरे नंबर पे कौन सा? आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। चौथे नंबर पे मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। पांचवें नंबर पर अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। छठवें नंबर पर न्यूनतम सरकार का अधिकतम शासन। ये जब हम पीए का पॉइंट देते हैं, यानी कि मेंस में जब हम सेकेंड पेपर देखते हैं, उसमें गवर्नेंस एक पॉइंट, एक जो है टॉपिक आता है, उस गवर्नेंस से में उसमें यह बताया जाता है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन कैसे किया जाए, इससे क्या क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए और किस तरीके से इसमें मोदी सरकार का बहुत ज्यादा योगदान भी है और बहुत ज्यादा इस पे कार्य भी कर रही है। ठीक है, कई बार मोदी जी के भाषण में ये शब्द आता है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अपने अगले बिंदु की तरफ। इसमें राजस्व प्राप्ति और व्यय की बात की जा रही है, जिसमें कुल प्राप्ति की बात जो की गई है वो 34,83,236 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, कुल प्राप्ति। जिसमें से अगर बात करें तो राजस्व प्राप्ति हो गई और पूंजीगत प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस संपत्ति को कहां से प्राप्ति की जाएगी, इस टोटल कुल प्राप्ति को, ये राजस्व प्राप्ति से और पूंजीगत प्राप्ति से। अब राजस्व प्राप्ति में देखें तो कर राजस्व से और भिन्न राजस्व, जो इसके अलावा जो है भिन्न राजस्व, उससे इतना प्राप्त किया जाएगा। संख्या मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका कोई मायने नहीं, बस केवल इसको आप समझने के लिए देख लीजिए। बस मेन जो पॉइंट है वो यही देखिए कि कुल प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति से इतने इतने लाख करोड़ रुपए पूरा किया जाएगा। दूसरे नंबर पर राजस्व प्राप्ति से कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक, अब पूंजीगत जो प्राप्ति है हमारी, यहाँ पे जो पूंजीगत प्राप्ति वाला पॉइंट है, इसको अब देखिए कहां से, ऋणों की वसूली से, उधारियों से और सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से इसको प्राप्त किया जाएगा। हाँ, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा पूंजीगत प्राप्ति में किससे प्राप्त किया जाएगा, तो सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से इसको प्राप्त किया जाएगा। दूसरे नहीं, उधारियों से सबसे नंबर 1 पे है, सॉरी इसको सेकंड नंबर पे रखिएगा, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से। तीसरे नंबर पर ऋणों की वसूली से है। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजीगत प्राप्ति उधारियों से, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से, ऋणों की वसूली से, इस तरीके से प्राप्त किया जाएगा। अब चलते हैं विभिन्न घाटे जो हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। विभिन्न घाटे में सबसे पहला 2021-22 के लिए जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का टोटल अगर हम देखें तो 5.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, 5.1% रहने का अनुमान है। 2020-21 में जो राजस्व घाटा था उसका 2.7% रहने का बजट अनुमान था, किंतु ये 7.5% कर दिया गया था। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये 4.1% रहने का अनुमान है। तो हम लोगों ने यहाँ दो देखा, एक तो राजस्व घाटा, ठीक, और दूसरा यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। अब इसमें दो घाटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ये भी देख लेते हैं, कौन सा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब यहां ये मत पूछिएगा राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, ये सब चीजें क्लास में बताई गई हैं और बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी के आधार पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको रट डालिए। ठीक है, बस इसके अलावा अब जो है आपके पास इतना समय नहीं है कि हर एक पॉइंट का अब हम परिभाषा और इसके मतलब को बताएं। ठीक, राजकोषीय घाटा अगर हम देखें तो 6.8% यहाँ है और उसी के साथ में 2020-21 में 3.5% तक रखने का इसको लक्ष्य था, किंतु ये 9.5% अनुमानित है। ठीक है, 21 वाले में, 20-21 वाले में। ठीक, अब इसी में देखिए प्राथमिक जो घाटा है वो जीडीपी का 3.1% है। ठीक, इतना इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 4 घाटे देखे, कौन कौन से, सबसे पहला राजस्व घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा, अब इसी के साथ में राजकोषीय घाटा और यहाँ पर प्राथमिक घाटा। हम लोगों ने ये चारों घाटे देख लिए। अब देखिए विभिन्न मदों में जो प्रस्तावित व्यय है वो कौन कौन सा है, जिसमें सबसे पहला है ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी सबसे नंबर 1 पे है, कौन सा, ब्याज अदायगी। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं इसमें रक्षा, ठीक है, जिसमें इतना खर्च किया जाएगा।
ठीक है, इतना कितना है ये पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक इस बार खर्च किया जा रहा है। किस पे? रक्षा पर। ब्याज अदायगी पर देखिए 8,09,701 करोड़ रुपए। मुख्य जो अनुदान है उसमें 3,35,361 करोड़ रुपए। राज्यों को हस्तांतरण किया जाएगा वो इतने लाख करोड़ रुपए। परिवहन हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, ग्रामीण विकास हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ऊर्जा हो गया और सामाजिक कल्याण हो गया। तो ये पूरा जो विभिन्न मद हैं वहां पर कितना कितना प्रस्ताव रखा गया है व्यय करने का, खर्च करने का, वो आपके सामने ये डेटा उपलब्ध हो गया। अब चलते हैं अपने कर प्रस्ताव में। जो प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है, बजट 2021-22 में आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयकर की दरें जो थी वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो भी आय हो रही है लगभग 2.5 लाख रुपए तक जिनकी, वो कर मुक्त है, ठीक है, कर मुक्त है, उनको टैक्स से मुक्त, मतलब उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक। अब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% आयकर छूट लेने वालों के लिए, कर छूट न लेने वालों के लिए है वो भी 5%। इसी तरीके से 5 से 7.5 लाख के बीच में जो आय कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, वो 20%, ठीक। इसी तरीके से जो हमारा 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 लाख से 12.5 लाख का स्लैब जो है उसमें 30%, 12.5 से 15 30%, और यही लास्ट है 15 लाख से अधिक जो कमा रहे हैं, आय कर रहे हैं, वो 30% आयकर छूट लेने वालों के लिए यहाँ पर आयकर ढांचे का जो हमने एक ग्राफ बना करके इसको बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। आप प्रत्यक्ष कर का जो प्रस्ताव रखा गया है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। आप प्रत्यक्ष कर का जो प्रस्ताव है उस पे नंबर 1 पे देखिए, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के प्रस्ताव के बाद में कुछ ऐसी बिंदु हैं जिसको हमको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कॉपर स्क्रैप पर जो आयात शुल्क है वो 5% से घटा करके कितना कर दिया गया? 2.5% किया गया है कॉपर स्क्रैप पर। सोने एवं चांदी पर भी घटा दिया गया, कितना? 10% हो गया। तो इसको घटा दिया गया, इतना ध्यान दीजिएगा, सोने एवं चांदी पे घटाया गया है, कॉपर स्क्रैप पर घटा दिया गया है। कपास एवं सीमा शुल्क, कपास पर जो सीमा शुल्क है उसको 0 से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक। रॉ सिल्क यानी कि कच्चा जो सिल्क होता है उसकी बात की जा रही है, और सिल्क यार्न पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया, इसको भी बढ़ा दिया गया। इस पे जो पेट्रोल, डीजल, सोने तथा आयात होने वाले कुछ कृषिगत जो उत्पाद हैं उन पे कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया गया है, ठीक है। अब हमारे जो अन्य बजटीय जो घोषणाएं हुई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही जो है इसमें से पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक, इसमें से पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे इसको हम लोग आइए देख लेते हैं, अन्य जो बजटीय घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। इसमें सबसे पहला देखिए 64.18 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में 6 वर्ष के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 64,180 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। दूसरा है कि 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में, यहाँ पे ये कॉमा इसको अगर लगा लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग जो है देखने के बाद अरे गलत हो गया, गलत नहीं है, वो कॉमा है वहां पे, वो बिंदु लग गया है वहां पे, ठीक। तो 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में 5 वर्ष के लिए जल जीवन मिशन। दूसरी चीज जल जीवन मिशन, तो पहला क्या ध्यान रखेंगे? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। दूसरा है जल जीवन मिशन 2.0, ये शहरी है, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से शहरी निकायों के लिए इतना और इतना करोड़ घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे, एवं 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जल जीवन मिशन के अंडर में ही किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 देख लिया, तो पहला प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना,
दूसरा जल जीवन मिशन 2.0, ये शहरी अर्बन वाला जो है उसको भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसी में जो अन्य बजटीय जो घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इसमें क्या है, स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में ही ये उपलब्ध है। ठीक है, 5 राज्यों में ही उपलब्ध है, इसे देश भर में शुरू करने की बात की जा रही है। ठीक है, स्वदेशी कौन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक, इसी के साथ में देखिए कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उसी के साथ में मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने की जरूरत है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वैक्सीन पे फोकस किया जा रहा है, उसमें 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बस। ठीक, अगला देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बजट की बात की गई है, जिसको 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हमारी अंतिम स्लाइड जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बजटीय घोषणाओं की, इसको भी देख लेते हैं। 2 सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की गई है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया है, वो 74% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषिगत साख के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और जनगणना, इस वर्ष की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है, इस पे 3768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आपसे फिर से एक बार गुजारिश है, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें तो वो लोग टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवाए गए पीडीएफ के साथ में ही इस वीडियो को देखें, ताकि जो पॉइंट हम यहाँ पे कम बता पाए हैं उसको पीडीएफ में वहां पे संपूर्ण रूप से हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो पीडीएफ और वीडियो दोनों चीजें साथ में लेके चलिए, जिससे आपका कंप्लीट आपका एक करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा कवर हो जाए। उसी के साथ में इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।